चलो सभी को गुड मॉर्निंग। आ जाओ, कक्षा प्रारंभ हो चुकी है। मूर्ति कला वाला पोर्शन पूरा खत्म हो गया था, चित्रकला वाले पोर्शन में पहुंच गए हैं। चित्रकला में भी शुरू में थोड़ा सा आपको अच्छा नहीं लगे, लेकिन फिर बाद में धीरे 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 आप पढ़ोगे ना, तो थोड़े से इंपॉर्टेंट है यहाँ वाले पॉइंट भी वापस से। ठीक है, चलो जल्दी से आ जाओ। वॉइस क्लियर है कि नहीं एक बार आप चेक कर लो। वॉइस क्लियर है या नहीं एक बार चेक कर लो। ठीक है, वॉइस क्लियर को देख लो आप, है या नहीं। क्लास प्रारंभ हो गई है। ठीक है, चित्रकला वाला जल्दी से आ जाओ, देख लो। तो कहीं ना कहीं आप जब हड़प्पा संस्कृति पढ़ रहे थे, तो उसमें आपने देख लिया था क्या था कि लोग कैसी चित्रकारी कर रहे थे। मतलब गुफा में ही रह के, मतलब ऐसे दीवारों में ऐसे उकोर उकेर के क्या कर रहे थे, कुछ चित्र बना रहे थे जानवरों के, इंसान के, क्या मतलब ऐसे विशाल ऐसा पशु का चित्र, डरते हुए बालक का चित्र। ये सारी चीजें हमने कहीं ना कहीं क्या देखी है, हमने पढ़ी है इस चीज को, है ना। तो ये सारी चीजें आप जो हिस्ट्री में हमने जो लिखाया है आप उसी को याद रखना, ठीक है। जो अलग टाइप का है, थोड़ा सा डिफरेंट, जैसे अजंता एलोरा की गुफाओं में चित्रकारी, गुप्तकालीन बाघ की गुफाओं में चित्रकारी, लेपाक्षी मंदिर की दीवारों पे चित्रकारी, ये जो थोड़ा सा अलग है उसको मैं आराम से यहाँ पे लाइन से लिखा दे रहा हूँ। ठीक है, उसको मत लिखना। वो जो मैं आपको हड़प्पा वाला मोहनजोदड़ो वाला लिखाया था वो एज इट इज सेम टू सेम है। सेम टू सेम है। आप पुरानी कक्षा हिस्ट्री की जाके देखोगे, आपको वहां पे बहुत ही डिटेल में अच्छे से याद किया हुआ मिल जाएगा। मतलब आप उसको सुनोगे पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो अपन शॉर्ट में यहाँ पे नहीं लिखा रहे हैं उसको। क्लियर है, चलो जल्दी से आ जाओ, आगे बढ़ते हैं फिर। यहीं पे मान के चलो, दो ऐसे लोगों का भी नाम याद, मुगल काल और दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे तो एक दो लोगों का ऐसा भी नाम आएगा जिसको रिपीटेशन में पीएससी ने एग्जाम में पूछा है ना। तो एकदम आराम से चलो। भारतीय चित्रकला, जिसमें प्राग ऐतिहासिक चित्रकला, यानी कि हमने उस समय देखा, ठीक है, जब जिसका कोई साक्ष्य नहीं मिलता, जब लोग कंदराओं में गुफाओं में रहते थे। ठीक है, जैसे भीमबेटका की गुफा, जोगीमारा की गुफा, हमारे छत्तीसगढ़ की बात करें, है ना, जिसका मतलब हमें क्या है, प्राग ऐतिहासिक कालीन जो चीजें हैं, जैसे छत्तीसगढ़ के जोगीमारा की गुफाओं में हमने देखा कि ऐसी चित्रकारी है। मध्य प्रदेश के भीमबेटका में हम जाके देखते हैं तो वहां पे बहुत से अनेकों जानवरों की चित्र अलग अलग टाइप की बनी है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के भीमबेटका की गुफा चित्रकारी जो है, वो उसकी तो फोटो है, मैं वहां स्वयं गया था, तो उसको मैं बाकायदा ग्रुप में डाल भी दूंगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी, तो अपन उसको नहीं लिख रहे हैं। हाँ, भित्ति चित्रकला आप याद रखना, भित्ति चित्रकला क्या होता है, वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम भित्ति चित्रकला से ही शुरू करते हैं। भित्ति चित्रकला क्या रहती है, मतलब इसको कागज में नहीं उकेरा जा सकता। ठीक है, ठीक है, मतलब क्या होता है, भित्ति चित्रकला एक ऐसी चित्रकारी होती है जिसको किसी एक कागज में पेन पेंसिल से हम नहीं उकार सकते। ये बड़े बड़े दीवारों में बनाई जाती है। ठीक है, गुफाओं में जो हमें चित्रकारी मिलती है, कहीं ना कहीं हम उसको, गुफाओं में मिलनी, मंदिरों के दीवारों में जो बड़ी बड़ी चित्रकारी बनी रहती है उसको हम क्या बोलते हैं, भित्ति चित्रकला। ठीक है, चलो तो सबसे पहले लिखो भित्ति चित्रकला, इसमें लिखो भित्ति चित्र अपने विशाल आकार के कारण अद्वितीय है। इन्हें कागज में अंतर्विष्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, ठीक है, चलो लिखो अजंता गुफा की चित्रकारी। अजंता गुफा की चित्रकारी, अजंता गुफा की चित्रकारी, गुफा की चित्रकारी, अजंता गुफा की चित्रकारी, अजंता गुफा की चित्रकारी। ठीक है, अजंता के गुफा की चित्रकारी सबसे पहले लिखो इसमें। ठीक है, अच्छा, मतलब जैसे हम अजंता और एलोरा की गुफाएं बोलते हैं ना, तो याद रखना अजंता में 29 है और एलोरा में 34।
है ना। तो अजंता में लिखो, इसमें विभिन्न गुफाओं में अलग अलग किस्म की चित्रकारी की गई है। जैसे मान के चलो गुफा 1, गुफा 2, गुफा 3, गुफा 5, गुफा 10, गुफा 12, गुफा 29। ऐसा नहीं है कि सब में एक जैसे ऐसे चित्रकारी, बिल्कुल नहीं। सब में अलग अलग काल में की गई चित्रकारी है, इसलिए सभी की चित्रकारी क्या है, अलग अलग है। ठीक है, तो इसमें यही लिखो सबसे पहला, इसमें अलग अलग काल में अलग अलग चित्रकारी की गई है। इसको हम क्या लिखते हैं, सर्वोच्च प्राचीन भित्ति चित्रकला का उदाहरण, सर्वोच्च प्राचीन भित्ति चित्रकला का उदाहरण। सर्वोच्च प्राचीन भित्ति चित्रकला का उदाहरण कहां मिलता है, अजंता की गुफाओं में मिलता है। और याद रखना, चौथी सदी ईसा पूर्व से यहां पे क्या हुआ है, प्रारंभ हुआ है। क्या चीज, चित्रकला, चित्रकारी। इन गुफाओं में चित्रकारी चौथी सदी ईसा पूर्व से क्या किया गया है, प्रारंभ किया गया है। और 5वीं से 6वीं यानी कि मौर्य काल से बनने लगी थी। ठीक है, ठीक है, मौर्य काल 5वीं 6वीं सदी से बनने लगी थी, पर इस समय चित्र नहीं बना था। ठीक है, शुंग काल यानी कि मौर्योत्तर काल में भी 9 और 10 नंबर की गुफा। उसके बाद गुप्त काल में अन्य सभी गुफाओं में क्या हुआ, चित्रकारी की गई। चित्रकला में यहां याद रखना वर्णकों का प्रयोग किया गया था। वर्णकों का मतलब अलग अलग कलर, चित्रकला में वर्णकों मतलब अलग अलग कलर का भी प्रयोग किया गया। तो याद रखना, अजंता की गुफाओं में वर्णकों का प्रयोग किया गया है, इसलिए इसको एज इट इज लिख लेना। चित्रकला में वर्णकों का प्रयोग किया गया। और केश विन्यास उत्कृष्ट था, यानी कि बालों को सजाना, केश विन्यास उत्कृष्ट था। ठीक है, याद रखने वाला क्या है, यहाँ पे 29 गुफा, सभी में अलग अलग काल में चित्रकारी की गई है, सभी का अलग अलग काल में निर्माण हुआ है। ठीक है, 29 गुफाएं थी। अब यहाँ पे क्या याद रखना है, यहाँ पे वर्णकों का प्रयोग किया है। और क्या किया है यहाँ पे केश विन्यास उत्कृष्ट है। अब इन चित्रकला का या इन चित्रकारी का विषय क्या था, तो आप लिखना बौद्ध धर्म से संबंधित जातक कथाएं। ठीक है, इन चित्रकला का विषय क्या था यहाँ पे, बौद्ध धर्म से संबंधित जातक कथाएं। बौद्ध धर्म से संबंधित जातक कथाएं, बौद्ध धर्म से संबंधित जातक कथाएं। दूसरा लिखो, मनुष्य एवं पशु। ठीक है, मनुष्य एवं पशु, यहां पे लिखना अप्सरा का सर्वोत्कृष्ट चित्रकारी यहां पे की गई है। मनुष्य, पशु, और यहां पे एक अप्सरा बनाई गई है। अप्सरा मतलब परी टाइप की, अप्सरा एंजल टाइप की, उसकी बहुत ही अच्छी चित्रकारी की गई है। क्लियर, बस खत्म। इससे ज्यादा मत लिखो, इससे ज्यादा कुछ भी मत लिखो। तुरंत आ जाओ एलोरा की गुफा। एलोरा की गुफा, एलोरा की गुफा में लिखो, एलोरा की गुफा में लिखो, एलोरा की गुफा, एलोरा की गुफा, एलोरा की गुफा। इसमें लिखो चित्रकारी मुख्य रूप से चित्रकारी मुख्य रूप से चित्रकारी मुख्य रूप से 5 गुफाओं में ही सीमित है। मतलब चित्रकारी यहां पे है तो 34 गुफाएं, लेकिन चित्रकारी केवल 5 गुफाओं में ही सीमित है। 5 गुफाओं में ही सीमित है। चित्रकारी मुख्य रूप से 5 गुफाओं में ही सीमित है। ठीक है, एलोरा के कैलाश मंदिर में, एलोरा की कैलाश मंदिर में चित्रकला आप उदाहरण देख सकते हो। चालुक्य शासन काल में ये मुख्य रूप से विकसित हुई। एलोरा गुफा की चित्रकला में राष्ट्रकूट एवं चालुक्य, एलोरा की चित्रकला राष्ट्रकूट एवं चालुक्य शासकों द्वारा बनाई गई है। ठीक है, मुख्य रूप से 5 गुफाओं में ही है, मुख्य रूप से 5 गुफाओं में ही है। चालुक्य और राष्ट्रकूट शासकों ने यहां पे क्या की है, चित्रकारी शुरू कराई है। ठीक है,
और इसका विषय क्या है, सभी धर्म से संबंधित विषयों पर चित्रण किया गया है, केवल बौद्ध से संबंधित नहीं है। एलोरा में सभी धर्म से संबंधित किया गया है, केवल बौद्ध से नहीं है। और हमने अजंता में देखा है अधिकांशता क्या है, बौद्ध धर्म की जातक कथाओं का चित्रण किया गया है। क्लियर है। अब लिखो बाघ गुफा की चित्रकला, दो तीन ही लिखाऊंगा जो इंपॉर्टेंट है, ज्यादा मत लिखो। बाघ गुफा की चित्रकला, बाघ गुफा की चित्रकला। इसके आगे जो इंपॉर्टेंट शुरू होगा उसको आराम से याद करना, इसको तो याद करना ही है, याद रखना है ना, कभी भी आ सकता है। बाघ गुफा लिख लो। मध्य प्रदेश में स्थित गुप्त काल से संबंधित गुफा है, मध्य प्रदेश में स्थित गुप्त काल से संबंधित गुफा, मुख्यतः धर्मनिरपेक्ष एवं बौद्ध जातक कथाओं से निर्मित। तो बाघ गुफा में क्या है, धर्मनिरपेक्ष भी है प्लस बौद्ध से भी संबंधित है ना, धर्मनिरपेक्ष भी है और बौद्ध से भी संबंधित है। धर्मनिरपेक्ष ना याद रखना, धर्म लिख दिया हूं, यहां पे निरपेक्ष भी लिख लो। धर्मनिरपेक्ष से संबंधित चित्रकारी है और बौद्ध धर्म से संबंधित भी कुछ चित्रकला की गई है। उसके बाद लिखो लिपाक्षी चित्रकला, यानी कि लिपाक्षी मंदिर जो है अनंतपुर आंध्र प्रदेश में है। विजयपुर नगर मतलब विजयनगर पाल नाम के राजा ने क्या किया था, लेपाक्षी मंदिर की दीवारों पर बना है, मंदिर पर होने के बावजूद ये धर्मनिरपेक्ष है। ठीक है, मतलब लेपाक्षी चित्रकला, लेपाक्षी अनंतपुर आंध्र प्रदेश में है। ये चित्रकारी मंदिरों के दीवारों पर है, मंदिरों के दीवारों पर होने के बावजूद ये जो चित्रकारी इसमें की गई है वो धर्मनिरपेक्ष है, मतलब किसी एक पर्टिकुलर धर्म के लिए नहीं है, किसी एक पर्टिकुलर धर्म के लिए नहीं, मतलब धर्मनिरपेक्ष चित्रकारी है। और कहीं ना कहीं ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे चित्रकारी का थोड़ा सा पतन हुआ है। ठीक है, यहाँ पे गुणवत्ता के स्थान पर चित्रकला का थोड़ा सा पतन हुआ, गुणवत्ता उतनी अच्छी नहीं है, गुणवत्ता के स्थान पर चित्रकला का क्या हुआ है, यहाँ पे थोड़ा सा पतन हुआ है। क्लियर हो गया, गुणवत्ता के स्थान पर चित्रकला का पतन हुआ है। अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वाला पार्ट यहां पे लिख लो। ठीक है, अब यहां से जो लिखा रहा हूं वो दिल्ली सल्तनत, मुगल काल, गुप्त काल, राजपूत काल, ये सारे काल के हैं। और यहाँ की चीजें थोड़ा सा ना आपको अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, यहाँ की चीजें को आप कनेक्ट कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि आप मध्यकालीन को बहुत अच्छे से पढ़े हो और मध्यकाल के बाद आगे वाला पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल को अच्छे से पढ़े हो। चलो लिखो सल्तनत कालीन चित्रकला, बहुत छोटा छोटा सा है, सल्तनत काल भी छोटा सा है, मुगल काल भी छोटा सा है। ठीक है, सल्तनत काल, मुगल काल छोटा सा है। उसके बाद हम आ जाएंगे दक्षिण भारत में शैलियों को देखेंगे। दक्षिण भारत के बाद हम कला के क्षेत्रीय राजवंश, मतलब राजपूत कला, मेवाड़ कला, किशनगढ़ शैली, मारवाड़ शैली, पहाड़ी शैली, ये सबको देखेंगे। चलो सल्तनत कालीन चित्रकला लिखो, हेडिंग डाल लो सल्तनत कालीन चित्रकला, सल्तनत कालीन चित्रकला। सल्तनत कालीन चित्रकला, इसमें लिखो सचित्र पाठ्य लिपि का समर्थन किया गया। मतलब सल्तनत काल में ऐसा कहा गया कि ऐसी कोई पाठ्य लिपि बनाते हैं जिसमें चित्रण भी किया गया हो। तो सबसे पहले तो आप यही पॉइंट लिख लेना, सचित्र पाठ्य शैली का समर्थन किया गया। सचित्र पाठ लिपि का, है ना, शैली नहीं, सचित्र पाठ्य लिपि का समर्थन किया गया। दूसरा पॉइंट लिखो सल्तनत काल में मांडू के शासक नादिर शाह, सल्तनत काल में मांडू के शासक नासिर शाह द्वारा रचित पांडु फारसी लिपि यानी कि नियामतनामा सल्तनत काल की लघु चित्रकला का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। बस यही पॉइंट आपको सल्तनत काल में लिखना और सल्तनत काल की चित्रकला को हम यहीं पे समाप्त कर देंगे। ठीक है, क्या है पॉइंट लिख लेना, मांडू के शासक जो नासिर शाह थे ना, उन्होंने एक अपनी पांडु फारसी लिपि में लिखी थी नियामतनामा। ठीक है,
इन्होंने नियामतनामा करके एक फारसी लिपि में लिखा था, और ये सल्तनत काल की लघु चित्रकला का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। उन्होंने कहीं पे चित्रकला का यूज किया था, कहीं पे कुछ किया था, कहीं पे कुछ, तो ये सल्तनत काल की लघु चित्रकला का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। किसका? मांडू के शासक नासिर शाह के द्वारा। मांडू के शासक नासिर शाह के द्वारा एक फारसी लिपि में क्या लिखा था? नियामतनामा। याद रखना, नियामतनामा। क्लियर है सबको? सल्तनत काल सबको समझ में आ गया? नहीं बचा है इसमें कुछ, सिर्फ एक पॉइंट ही याद करना था। ठीक है, मांडू के शासक नासिर शाह ने, मांडू के शासक नासिर शाह ने क्या किया था? अपनी पांडुलिपि, फारसी लिपि यानी नियामतनामा लिखा था, जो सल्तनत काल की लघु चित्रकला का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। ठीक है, मुगल में आओगे तो थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, अच्छा लगेगा थोड़ा सा। और हम किसी राजा महाराजा को पढ़े रहे हैं और उसके बाद इस चीज को पढ़ें तो थोड़ा सा इंटरेस्ट आता है, और हम डायरेक्ट किसी चीज को पढ़ें तो थोड़ा सा याद करने में, कोरिलेट करने में दिक्कत होता है। लेकिन ठीक है, लिखो मुगल कालीन चित्रकला। मुगल कालीन चित्रकला, मुगल कालीन चित्रकला, यहां पे आप थोड़ा सा ध्यान देना। यहां पे पॉइंट लिखो, चमकीले रंगों का प्रयोग किया गया। मुगल काल में क्या किया गया? चमकीले रंगों का प्रयोग किया गया। मतलब जब चित्रकारी शुरू की गई ना, तो जब हम चमकीले रंग जो देखते हैं ना, रेज वेज, तो वहां पे उस समय चमकीले रंगों का प्रयोग किया। मुगल कालीन चित्रकला एक अद्वितीय शैली थी, मतलब उसके जैसे एक शैली नहीं रही, जिसमें लघु चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई। ठीक है, चमकीले रंगों का प्रयोग किया गया। मुगल चित्रकला एक क्या रही? एक अद्वितीय चित्रकला शैली रही, जिसमें लघु चित्रकला क्या हुआ? अपने उत्कृष्ट पर पहुंच गई, अपने उत्कर्ष पर पहुंच गई। ठीक है, अच्छा ठीक है, चलो देख लेते हैं क्या है। तो इसमें पहले लिखो बाबर। बाबर, बाबर करके लिखो, और इनके साथ कौन आया था लिखो, बाबर। इनके समय behजाद नामक चित्रकार ने मुगल वंश का वृक्ष बनाया था। ठीक है, behजाद या behजाद जो भी लिखो। बाबर के टाइम में क्या था? behजाद, कई बार behजाद आता है, जो भी आए, इन्होंने क्या किया था? मुगल वंश का क्या बनाया था? मुगल वंश का वृक्ष बनाया था। मुगल वंश वृक्ष बनाया था। ठीक है, किसने बनाया था? behजाद ने या behजाद ने। ठीक है, ठीक है, यहां पे हो गया। चलो दूसरा लिखो अकबर के टाइम में। अब दूसरा लिखो अकबर के टाइम में। अकबर के टाइम में लिखो, अकबर के टाइम में लिखो, अकबर में लिखो, अकबर द्वारा भारतीय एवं विदेशी तत्वों का सम्मिश्रण किया गया। अकबर ने क्या किया? अपनी चित्रकला में भारतीय के साथ साथ विदेशी चित्रकला का भी क्या किया? सम्मिश्रण किया। अकबर के काल में ही चित्रकला में त्रिआयामी आकृति, अग्रदृश्यांकन का प्रयोग किया गया। ठीक है, याद रखना, त्रिआयामी, 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 ये वाला क्वेश्चन एक बार आ चुका है, याद रखना। त्रिआयामी का मतलब क्या होता है? थ्री डायमेंशनल, मतलब जो क्या होता है, हमें ऊपर से ऐसे पूरा दिखता है, उसके चारों तरफ जो देख लेते हैं, मतलब उभार या कहीं पे गहराव, या वो जो हम 3D में चीजें देखते हैं ना, तो पहली बार इसका विकास जो हुआ है त्रिआयामी उसका, यानी कि 3D का, ये अकबर के काल में ही हुआ है। ठीक है, इसको भी लिख लेना, यही ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 3D वाली तकनीक जो है किसके काल में यूज हुई है? तो याद रखना अकबर के काल में। उसके बाद लिखो शाहजहां। अब क्या हुआ? शाहजहां ने क्या किया? जो लघु चित्रकला के बॉर्डर थे ना, उसमें सोने व चांदी का प्रयोग करवाना शुरू किया। तो लिखो, लघु चित्रकला के बॉर्डर में सोने चांदी का प्रयोग किया जाता था। शाहजहां द्वारा चित्रकार हुसैन कश्मीरी को जरी कमल की उपाधि एवं अब्दुल समद को श्री कमल की उपाधि दी थी। याद रखना, हुसैन कश्मीरी को जरी कमल और अब्दुल समद को श्री कमल की उपाधि दी थी।
जरी कमल और श्री कमल, जरी कमल और श्री कमल। ठीक है, जरी कमल की उपाधि किसको दी गई थी? तो लिखो, हुसैन कश्मीरी जी को जरी कमल की और अब्दुल समद को श्री कमल की उपाधि दी गई थी। अब्दुल समद को श्री कमल की उपाधि दी गई थी। हुसैन कश्मीरी को जरी कमल और हुसैन कश्मीरी को जरी कमल और हुसैन कश्मीरी को जरी कमल और अब्दुल समद को श्री कमल की उपाधि दी गई थी। ठीक है, ठीक है। यहां तक सबका हो गया। इसके बाद दक्षिण भारत, दक्षिण भारत जो है वहां की शैलियों को हम पढ़ेंगे, तंजौर शैली, मैसूर शैली, और उसके बाद हम क्षेत्रीय राजवंश यानी कि राजपूत शैली को पढ़ेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ों को पढ़ेंगे और उसके बाद राजपूत शैली और मुगल शैली में क्या डिफरेंस था उसको थोड़ा सा हम क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे, क्योंकि चीज़ें नाम बहुत अलग टाइप के यूज़ हो रहे हैं, याद करने वाली चीज़ें ज़्यादा है, समझने वाली थोड़ी सी कम है, इसलिए मैं थोड़े से छोटे छोटे लेक्चर्स ले रहा हूँ। ठीक है, अगली कक्षा में हम आगे इसको कंटिन्यू कर देंगे। ठीक है, किसी को भी कोई डाउट रहे, कुछ भी रहे, मैसेज कर देना। किसी को प्रोनाउंस करने में या कोई शब्दों का उच्चारण गलत हो गया हो और सुनाई कर में थोड़ा सा अलग लगा है तो भी उसको मैसेज कर देना। ठीक है, व्हाट्सएप में या टेलीग्राम में, जो भी लगे। तो आज की कक्षा को भी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे समाप्त कर रहा हूँ। मिलते हैं फिर अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप सभी को शुभ दिवस।